जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि आम इंतखाबात 2018 में अब सिर्फ 32 दिन बाकी रह गए हैं। मुल्क का अगला वज़ीर आज़म कौन बनेगा? इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या जरदारी साहब? मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी मुकम्मल उरूज पे पहुंच चुकी है, क्योंकि सिर्फ 32 दिन रह गए हैं आम इंतखाबात के इनेकाद में। और ऐसे में सियासतदानों के असासों की हैरान कुन तफसीलात सामने आती जा रही हैं। कहीं पर मकान जो है वो कोड़ियों के मॉल मिल रहे हैं और कहीं पे सोने का इंतहाई सस्ता तोल मिल रहा है। यहां तक कि कुछ सियासतदान तो ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने पास मौजूद जेवर की जो कीमत लगाई है वो फी तोला सिर्फ ₹1 की लगाई है। इससे पहले बिलावल हाउस क्लिफ्टन कराची की कीमत सिर्फ 30 लाख की लगाई गई थी। कुछ ऐसा लग रहा है कि जो सियासतदानों के असासे हैं वो सुनता जा शर्माता जा, इसके मस्दाक सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मुल्क भर में तमाम सियासी जमातों की तरफ से इंतखाबी टिकटों के हवाले से बड़ी गहमा गहमी जारी है। नून लीग की टिकटें अभी तक फाइनल नहीं हो सकी। जाहिर है उसमें शरीफ फैमिली के जो हालात हैं, जो उनके बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की तबीयत की अलालत है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। फिर शरीफ फैमिली के खिलाफ चलने वाले केसेस। शहबाज शरीफ साहब आज सुबह सवेरे पाकिस्तान वापस आ गए। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास फिलहाल तक चल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी 10% टिकटें अभी रहती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब की टिकटें और दीगर सूबों के हलकों की टिकटें भी अभी रहती हैं। जिनको टिकट मिल गए हैं, जिन उम्मीदवारों को, वो तो जाके हलकों में बैठ गए हैं और अवाम को रिझाने का सिलसिला उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जिनको टिकट नहीं मिले और कुछ ना कुछ उन्हें उम्मीद है, वो मुसलसल ड्राइंग रूम्स के चक्कर लगा रहे हैं। और जिनको ना टिकट मिली है ना कोई उम्मीद मिली है, वो या तो धरने में बैठ गए थे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने शुरू कर दी थी या फिर आजाद खड़े होने का इंतजार कर रहे हैं या आजाद खड़े होने का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक धरना चल रहा था बनी गाला के बाहर नाराज कारकुनान का, वो आज 5वें दिन खत्म कर दिया गया। इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर खिताब किया और अपने मुल्तान के नाराज कारकुनान को यकीन दिलाया कि उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन नून लीग के जो ज़ईम कादरी साहब हैं, उनके ग्रीवेंस होने का फिलहाल कोई सिलसिला नजर नहीं आता और इस वक्त तक लगता यही है कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा आज एक बड़ी अनोखी बात हुई कि चौधरी निसार साहब का लहजा अचानक नवाज शरीफ के लिए नरम हो गया और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ उन्होंने कोई बयान नहीं दिया और वो पार्टी से नाराज नहीं है, सिर्फ इख्तिलाफ राय है। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखने में यह आ रहा है कि इलेक्शन का चांद चढ़ने से पहले आसमान कई रंग बदल रहा है। इन्हीं सब मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तारिक महमूद चौधरी साहब, सीनियर सहाफी हैं, आज न्यूज के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फिलहाल टेलीफोन लाइन पे और कुछ ही देर में वीडियो पर भी आ जाएंगे डॉक्टर अमजद जो कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनरल मुशर्रफ साहब की सियासी जमात के ताजा नए चेयरमैन हैं। ऐसा क्या हो गया कि जनरल मुशर्रफ ने आज अचानक सियासत छोड़ दी, अपनी पार्टी की सदारत छोड़ दी? ये हम डॉक्टर अमजद से जानेंगे। पहले तारिक महमूद चौधरी साहब, जरा आपसे बात करूंगी इस्लामाबाद के धरने के हवाले से। इमरान खान साहब ने आज खिताब किया, क्या मामलात वाकई धरने के हल हो गए हैं और कुछ उनके एड्रेसेस ग्रीवेंसेस एड्रेस हुए भी हैं या सिर्फ खाली यकीन दहानियों पर टरखा दिया गया है? मेरा ख्याल है खाली यकीन दहानियों पे तरखा दिया गया है और गालिबन जो है मेरी इतलात ये हैं कि अहमद हुसैन साहब जो कि गुज़श्ता 4-5 दिन से यहाँ बैठे हुए थे, उनको मुतमईन कर दिया गया। उनको नज़र आ गया होगा कि टिकट तो शायद तब्दील नहीं होगा, बेहतर यह है कि वो पार्टी के साथ चलेंगे। क्योंकि जो गुफ्तगू उन्होंने की है कि मैं अपने कायद से मिल लिया हूँ, मुझे कायद पे एतमाद है और मैं उनकी यकीन दहानी पे मैं यकीन करता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि फैसला जो है वही होगा जो उससे पहले हुआ है। इमरान खान साहब ने जो उनके जो जहन में होगा, चूँकि उनका मेन जो मुतालबा ये था कि उनकी बजाय उनको शक था कि शायद सिकंदर हयात बोसन साहब को टिकट दिया जा रहा है, तो उनका ये कहना था कि मैं 10 साल से पार्टी के साथ हूँ तो टिकट का हकदार मैं हूँ। तो अब चूँकि वो खामोशी से चले गए हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, तो मेरा ये ख्याल है कि फ़ैसला अगरचे एक आध दिन में सामने आएगा, चूँकि परसों यानी इतवार से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा से अपनी इंतखाबी मुहिम लॉन्च कर रही है। उसी दिन 25 को ही मेरा ख्याल है कि पार्लियामानी बोर्ड जो है उसको भी तहलील करने का फैसला कर दिया गया है, और जो बाकी मानदा टिकटें हैं तो तारिक साहब, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नजरियाती कारकुन हैं, नजरियाती लोग हैं, अपने नजरियात की पोटली बांध के वापस अपने घरों में चले जाएंगे, वापस लौट जाएंगे वहीं से जहां से वो नजरियात लेकर आए थे। आपकी बात दुरुस्त है, इसलिए कि आप देखें कि जिस तरह खवातीन की टिकटों का मामला है, अब इमरान खान साहब जितनी मर्जी यकीन दहानियाँ कराएं, आज आपने वो क्लिप देखा होगा जो लाहौर में ऑफिस में खवातीन के दरमियान वो जो आपस में एक दूसरे के साथ उनका तसादम जुबानी हो रहा है। अब वो जितना मर्जी कहें, अब टेक्निकली इलेक्शन कमीशन के पास जो लिस्ट चली गई है, प्रायोरिटी लिस्ट चली गई है, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। अब ज़ाहिर है उन खवातीन को वो जिसने भी दिया है, जैसे भी वो लिस्ट बनी है, उसमें कोई साजिश थी, उसमें कोई कनावस थी, उसमें लाइलमी थी, लेकिन बहरहाल वो उन खवातीन को आज कल लड़ झगड़ के या तो खामोश बैठना होगा, या फिर यह है कि वो पार्टी के साथ चलेंगी या फिर मुखालफत करेंगी। तो अब ये बात बहरहाल तयशुदा है। इस पे जरा मजीद बात भी करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि खवातीन को टिकट देना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। शामी साहब, आपके पास मैं सवाल लेके आऊंगी। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो टिकटों की फॉल्ट लाइन हमें नजर आ रही है वो नजरियात के हवाले से है कि जी पुराने कारकुनों को, वफादार कारकुनों को आपने नजरअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ नून लीग के अंदर टिकटों की जो फॉल्ट लाइन है उसका हमें उसकी नेचर कुछ और नजर आती है। वहां पे जो नई जनरेशन है, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, उससे इख्तलाफ नजर आता है। तो इन दोनों में से किसके लिए क्या डेंजरस है? नून लीग की सूरत हाल ज्यादा खतरनाक है या तहरीक इंसाफ वाली सूरत हाल उनके लिए सियासी तौर पर ज्यादा खतरनाक है? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो 30-32 नशस्तें थी उसकी कौमी असम्बली में, और सूबाई असम्बलियों में भी, ख़ासतौर पर पंजाब की असम्बली में भी तो उसकी बहुत थोड़ी प्रेजेंस थी। इसलिए उसको बड़ी तादाद में टिकटें देनी है, और ये सारी टिकटें जो हैं वो नए उम्मीदवार हैं, नए हलके हैं, और मुस्लिम लीग नून जो है उसके पास बड़ी तादाद में अरकान असम्बली ऐसे मौजूद हैं जो पहले मुंतखब हो चुके हैं। तो उसके यहाँ ये तसादुम ज़रा कम है, क्योंकि जो लोग इस वक्त यानी असम्बली के अरकान थे ज़्यादातर उनको ही टिकट दिए जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ तब्दीली हो रही है सिर्फ वहाँ मसला है। तो मुस्लिम लीग नून के लिए निस्बतन आसान है टिकटों की तकसीम, और तहरीक इंसाफ में फिर नौजवान बड़ी तादाद में हैं और बड़े मुंह जोर भी हैं, और इमरान खान साहब का जो असलूब है उसने उनको एक हौसला भी दे दिया है एहतजाज करने का और अपनी आवाज बुलंद करने का, तो वहां शोर और हंगामा ज्यादा है। शामी साहब बड़े पते की बात कर रहे हैं, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, लेकिन डॉक्टर अमजद ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमजद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आई होप कि थोड़ी देर में आप मुझे वीडियो पर भी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन सर ये बताएं कि जनरल मुशर्रफ साहब ने आनन फानन सियासत कैसे छोड़ दी, ये अपनी ही सियासी जमात की सदारत कैसे छोड़ दी? हुआ क्या, वजह क्या बनी असल में? उसकी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन ने हमें ये कहा था कि परवेज मुशर्रफ साहब से बात करें। जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसको खत्म नहीं किया, बल्कि अपील को उन्होंने पेंडिंग कर दिया और उनके कागजात भी रिजेक्ट कर दिए, तो इस सिनेरियो में वो पार्टी की क़यादत नहीं कर सकते, और हमारे इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में वो पार्टी के हेड नहीं रह सकते। तो उस पर फिर हमने परवेज मुशर्रफ साहब से मशवरा किया, तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये कानूनन गलत है या मैं नहीं रह सकता तब तक, तो फिर बेहतर यह है कि मैं खुद ही वॉलंटरली रिजाइन कर देता हूँ, बजाय इसके कि वो इलेक्शन कमीशन के उनके फैसला करें, हम उसके खिलाफ जाएं या अपील में जाएं या कोई डिस्प्यूट हो। हम नहीं चाहते कि नवाज शरीफ की तरह जबरदस्ती पार्टी का कायद बने रहे, जैसा कि वो बने रहे और फिर उनको हटाया गया, फिर उन्होंने कानून साजी करवा के फिर बन गए, फिर हटाया गया, तो वो ही डजंट वांट टू डू इट। तो उन्होंने टेम्परेरी फिलहाल ये अरेंजमेंट किया कि मैं रिजाइन कर देता हूँ। उन्होंने अपने सेक्रेटरी जनरल को चेयरमैन नामजद कर दिया, और साथ ही उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि आप मेरे केसेस को मूव करें ताकि मैं आऊं और उन केसेस में पेश हो
और ठीक है। तो डॉक्टर अमजद, अभी जनरल मुशर्रफ साहब का स्टेटस क्या है? क्या वो नवाज शरीफ की तरह अपनी पार्टी के ताहयात कायद हैं, सरपरस्त आला हैं? वो उनका स्टेटस क्या है, या उनका फिलहाल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है? देखिए, फर्क ये है नवाज शरीफ में इनमें कि नवाज शरीफ का जो डिसीजन है ना डिस्क्वालिफिकेशन का, वो लाइफ टाइम परमानेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया है, इसलिए वो उनकी तो वो नजरसानी की दरख्वास्त भी नहीं हो सकती। परवेज मुशर्रफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, वो पेशावर हाई कोर्ट ने की है, सिंध ने की है, जिसमें अपील में हम गए हुए हैं, वो सुनी जाएगी तो इंशाल्लाह उसमें खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है और ना ही ऐसे कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं। बात सिर्फ ये है कि उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ये जो 3 नवंबर की जो इमरजेंसी है उसका नफाज और आइन को जो मुअत्तल किया, उस सिलसिले में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। अब हाँ, हमारा ये स्टांस है कि देखें, अगर मुअत्तल किया है कुछ भी है तो आर्टिकल 6 के लिए स्पेशल कोर्ट लगी हुई है, वो अपनी हियरिंग कर रही है या करेगी। अभी वो कन्विक्ट तो नहीं हुए और अभी उनको कोई सजा तो नहीं मिली, तो इसलिए जब तक वो केस में कन्विक्ट नहीं होते तब तक वो मुजरिम नहीं है और तब तक आप उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर अमजद, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि इस वक्त स्टेटस क्या है उनका? पार्टी से, उनका सियासत से कोई लेना देना है या फिलहाल वो अलग हो गए हैं सियासत से? देखिए, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने एक जो मेन ओहदा है वो छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ी। वो पार्टी के कायद थे हैं और हमने उनको पैटर्न इन चीफ उनको नॉमिनेट किया है। मतलब वही मामला हो गया ना, ताहयात कायद का वही मामला हो गया। मुजीबुर रहमान शामी साहब चेयरमैन भी बनेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ओके, दोबारा चेयरमैन भी बनेंगे। शामी साहब, ये है काफी मुमासिलत नजर आ रही है नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से और जनरल मुशर्रफ के केसेस के हवाले से और सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। आपको लगता है कि जनरल मुशर्रफ साहब का चैप्टर क्लोज हो गया पाकिस्तान की सियासत में? देखें, जनरल मुशर्रफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने ऑफर की थी कि अगर वो तशरीफ लाए तो उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जा सकती है। उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी जो है उसको मिस कर दिया है। वो जब नहीं आए, बल्कि उसके बाद उन्होंने अज़राह तमस्खर कहा कि मैं सदर रह चुका हूं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुका हूं, तो अब मैं क्या असेंबली में जाके बैठूंगा? हालांकि इसी असेंबली के लिए वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहे थे। तो लगता यह है कि परवेज मुशर्रफ साहब का चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया है। उनकी सेहत भी बहुत खराब लग रही है और आपने देखा होगा कि उन पे बड़ी कबा उनके मुजमहिल हो रहे हैं और पार्टी तो पहले भी उनकी हर चंद कहें कि है नहीं है, कोई इसका कोई वजूद तो है नहीं था। तो अब उनके लिए पाकिस्तानी सियासत में मेरा ख्याल है कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है। ठीक है, तारिक महमूद चौधरी साहब, आप चूंकि शहर इक्तिदार में बैठे हैं, खबरें यहां से निकलती हैं, जनरल मुशर्रफ साहब ने आनन फानन ये फैसला क्यों कर लिया? क्या कहीं से कोई पैगाम गया? क्या उनके साबिका इदारों ने उनके सर पर से कहें या उनकी पुश्त पर से कहें हाथ खींच लिया है? या जनरल मुशर्रफ साहब का ये अपना फैसला है? उन्हें रियलाइजेशन हुआ रूल ऑफ लॉ के हवाले से कि डिस्क्वालीफाइड हैं वो, इलेक्शन कमीशन का कानूनी फैसला है, तो उन्होंने कानून की हुक्मरानी करते हुए अपना जाती फैसला किया है। तारिक साहब, असल बात क्या है? देखिए, 2-3 फैक्टर हैं, जिसमें एक फैक्टर जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं, उनका जो साबिक अदारा था, शायद उनकी तरफ से उनका बोझ मज़ीद उठाने से इनकार कर दिया होगा कि अगर वो आएंगे तो उनका अदारा इम्तहान में पड़ेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको इस बात की रियलाइजेशन है, वो ज़ाहिर बाखबर आदमी है और उनको ये बात जो है बड़े वाज़ेह अंदाज में कन्वे हो गई होगी। दूसरी बात यह है कि उनकी जमात को, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, कभी भी पाकिस्तान में कोई अवामी सतह पर पजीराई हासिल नहीं हुई। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब वो कराची तशरीफ़ लाए थे, जब उनकी फेसबुक पे 10 लाख लोगों ने उनको कहा था कि आप तशरीफ़ लाएं, जब वो कराची आए तो उनके इस एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए उनकी जमात के शायद चंद सौ कारकुन थे, कैमरामैन और सहाफ़ी ज़्यादा थे। तो वो पाकिस्तान की सियासत में जब उनका सदारत का दौर ख़त्म हुआ था, उसके बाद से कभी भी रेलिवेंट नहीं रहे एक अवामी सतह पर। उन्होंने कोशिश की है बार बार कि शायद कोई दाव लग जाए, शायद कोई ऐसा तरीक़ाकार हो, वो नहीं हो सका। बहुत सी चैन गोइयाँ भी हुई कि वो शायद कराची की एक जमात की सरबराही संभाल लें, वो भी ना हो सका। अब जो है, जिसकी तरफ शामी साहब ने इशारा किया, अब उनको बहुत बड़ी स्पेस दी गई थी। ये स्पेस थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहती है कि आप तशरीफ़ लाएं, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी भी कराते हैं, हम आपको ये भी यकीन दहानी कराते हैं कि गिरफ्तार नहीं होंगे, ये भी आपको यकीन दहानी कराते हैं कि आपके कागजात नामजदगी जो है मंजूर हो जाएंगे, आप आए, हिम्मत करें।
उन्होंने हिम्मत नहीं की। तो मेरा ख्याल है उनको इस बात का अंदाज़ा है कि सियासत जो है बहुत भारी पत्थर है, ये उनसे उठाया नहीं जाएगा। देखिए सियासत जो है, अवामी सियासत, वोट की सियासत, ये बड़ा मुश्किल काम है। आज आपने देखा होगा कि 14 साल जैसी दबंग शख्सियत जो है, उन्होंने एक मुझे तारिक साहब आपको इंटरप्ट करूंगी, तारिक साहब आपको इंटरप्ट करूंगी। मुझे चौधरी निसार पे अलग सेगमेंट में बात करनी है, तफसील से बात करनी है, क्योंकि मैं मिसाल दे रहा था, एकदम से एक सॉफ्ट यू टर्न। मुझे जवाब देने दे सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक जो है। डॉक्टर अमजद साहब आपके साथ ही वापस आऊंगे, एक ब्रेक लेने दें मुझे, सिर्फ एक ब्रेक के बाद जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से चौधरी निसार साहब का एक सॉफ्ट यू टर्न। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम बात कर रहे हैं मुल्क की मौजूदा सियासी और इंतखाबी सूरत हाल के हवाले से। डॉक्टर अमजद, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नए चेयरमैन, सर आप कुछ कहना चाहते ब्रेक पे जाने से पहले प्लीज? जी मैं अपने दो मोहतरम दोस्त मेरे तारिक साहब और शामी साहब बैठे हैं, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। इन्होंने अभी तारिक साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की, मैं जरा इन्हें करेक्ट कर दूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाजत हमें नहीं दी थी कि परवेज मुशर्रफ साहब आए तो हम उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे देंगे, ये बात नहीं थी। ये जब हमारा केस 8 तारीख को इस्लामाबाद में लगा, हमने दरखास्त दी कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन की शर्त आप खत्म कर दें। तो उन्होंने कहा कि वो 13 तारीख को पेश हो, अगर खुद पेश होंगे तो फिर हम इस केस को, इस अपील को सुनेंगे। तो हमारे वकील ने कहा कि 13 को आप सुनेंगे तो 11 को तो लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, वो तो रह जाएंगे। उन्होंने कहा आप इस नॉमिनेशन पेपर जमा करा दें, 13 को हियरिंग होगी, अगर उनकी शर्त खत्म हो गई तो पेपर ठीक है, अगर अदरवाइज पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो आएंगे तो हम उनको इजाजत दे देंगे। दूसरी बात, जब हम 13 तारीख को गए और हमने उन्हें कहा कि जी आपको पासपोर्ट का इशू बना दिया, ये शनाख्ती कार्ड का इशू बना दिया, इन चीजों के और भी मसले हमने सारे वहाँ पे डिस्कस किए। हमने कहा आप ऐसे करें कि मुशर्रफ साहब इस स्टेज पे जो आ रहे हैं या आप बुला रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पर्पज ये है कि वो सियासत में हिस्सा लें, इंतखाब में हिस्सा लें, अपने लोगों को अपनी पार्टी की क़यादत करें। तो इसलिए आप ये मेहरबानी करें कि अगर मुशर्रफ साहब आते हैं तो आप उनको भी वही इन्वायरमेंट मुहैया करने दें कि वो भी फ्रीली मूव करें और अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स करें, इंतखाबात में हिस्सा लें। तो उन्होंने कहा कि ये हम आपको ये क्रेडिट नहीं दे सकते। फिर हमने ये कहा कि आपने कहा कि अदालत तक गिरफ्तार भी किया जाएगा, अगर आप बाद में गिरफ्तार कर लेते हैं तो ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना वो मूवमेंट कर सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। तो एटलीस्ट नवाज शरीफ की तरह उनको ये तो आप कर दें कि जी उनको ये जो ECL में नाम डाल के आपने लास्ट टाइम डाला था, तो आप नवाज शरीफ का भी कहा हुआ है कि नाम डालें, वो मैंने नहीं डाला, तो इनका ये नाम ना डालें। अगर मजबूरी हुई, कहीं जाना पड़ता सेहत की वजह से, तो वो जा सके। उन्होंने कहा नहीं ये भी नहीं होगा, हमें श्योरिटी देते। तो मकसद ये है कि किसी भी किस्म की कोई होप उन्होंने नहीं दी। ठीक, लेकिन डॉक्टर अमजद साहब, इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी या फैक्चुअल रियलिटी तो ये है ना कि जनरल मुशर्रफ साहब इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले रहे, पार्टी की सदारत भी उन्होंने छोड़ दी, तो सियासत में कोई फाल किरदार तो वो अदा नहीं कर पा रहे। तो ये बताएं कि अब आपकी पार्टी का सियासी मुस्तकबिल क्या है, आपकी सियासी स्ट्रैटेजी क्या है? आप लोग जनरल मुशर्रफ साहब जब जी मेरी बात सुने कि देखिए अभी तो नवाज शरीफ साहब जो है ना, असूलन तो उनको भी अलाउ नहीं है, लेकिन ठीक है वो मुल्क के अंदर थे, उनको वो नैब के वो जो पेश हो रहे हैं, अभी वो लंदन चले गए, आ जाएंगे, तो मुझे वो फ्री एनवायरनमेंट तो नहीं दिया गया। जहां तक बात है कि अब वो क्या करेंगे, वो पार्टी के, मैंने जैसे बताया कि वो पार्टी के कायद रहेंगे, पार्टी की कैंपेन को सुपरवाइज करेंगे। कायद नहीं, ताहयात की बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये हम अभी केस दोबारा दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको ताहयात चले जनरल मुशर्रफ तो जो करेंगे सो करेंगे, उनकी पार्टी क्या करेगी पाकिस्तान में? APML क्या करेगी अब? देखिए APML कर रही है, अगर आपके इल्म में हो, APML कर रही है। APML ने असेंबली के लिए 52 कैंडिडेट नामजद किए, टिकट दिए और उन्होंने इलेक्शन की मुहिम शुरू कर दी है। तकरीबन 250 के करीब MPs हैं चारों सूबों में, उनको टिकट दिए, उन्होंने काम शुरू कर दिया। हम खुद उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। मुशर्रफ साहब वहां से हमें सपोर्ट भी करेंगे, जलसों से खिताब भी करेंगे, वीडियो लिंक भी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो अबूरी चेयरमैन, मुझे एक और जवाब देने दे कि अभी मोहतरम शामी साहब कहते हैं कि उनकी एज बढ़ गई है या वो बीमार नजर आते हैं तो उनकी सियासत खत्म हो गई तो उनको नहीं करना चाहिए। तो बात यह है कि जिसकी एज ज्यादा हो जाए या सेहत हो, तो सेहत तो ऊंच नीच लगी रहती है। तो देखिए दुनिया में क्या मसाले नहीं खाएं, अभी मलेशिया में आपके सामने है,
और आपके मुल्क के अंदर जो आपके लोग हैं जो इस वक्त बैठे, तो क्या उनकी क्या एज है? खुद शामी साहब बता दे। मैं स्कूल में पढ़ता था जब ये जिंदगी रसाला निकालते थे, माशाल्लाह अभी तक ये प्रोग्राम कर रहे। लेकिन शामी साहब खुद भी पाकिस्तान में है ना, और बाकी जो मिसालें आप दे रहे हैं वो भी पाकिस्तान में हैं, बाकी बाहर के मुल्कों के लोग वो भी अपने अपने मुल्कों में हैं। जर्नलिस्ट है, मेरी बात में पाकिस्तान में जर्नलिस्ट है, बैठे हैं, कोई इनको मतलब प्रॉब्लम नहीं है। चले तो माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो दूसरों के लिए भी नेक। अब आपने शामी साहब की उम्र पे बात कर दी है, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहती, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। शामी साहब आप खुद जवाब दे दीजिए, आप खुद जवाब दीजिए डॉक्टर अमजद को। देखिए, मैं और जनरल परवेज मुशर्रफ हम उम्र हैं। अब उनको चाहिए कि पाकिस्तान में वापस आ जाएं और आके अपनी सियासत करें। जिस पाकिस्तान के इख्तदार पर उन्होंने कब्जा किया, जिसकी वो सदारत के मनसब पे फायज रहे और जिसमें उन्होंने एक पार्टी भी बनाई हुई है, उसके अंदर आए और आकर हालात का मुकाबला करें। बिल्कुल ठीक, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। ये कट गया यार। और अभी ये डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा, सुप्रीम कोर्ट से ये कहा, सुप्रीम कोर्ट से ये कहा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपकी बात नहीं मानी तो सुप्रीम तो नहीं है ना आपकी बात मानने की, तो आप सुप्रीम कोर्ट की बात मान ले। तो हम भी पाबंद नहीं है ना शामी साहब, हम भी पाबंद नहीं है कि हम फिर लाजमी पाबंद नहीं है। ठीक है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो फिर पाकिस्तान का कोई शहरी सुप्रीम कोर्ट को वायलेट करके यहाँ काम नहीं कर सकता और यहाँ सियासत नहीं कर सकता। हम वायलेट नहीं कर रहे, हम सुप्रीम कोर्ट छोड़े, हम तो वायलेट कर रहे हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट में, आप तो सुप्रीम कोर्ट को एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश करके ये कह रहे हैं हमारी बात नहीं मानी। नहीं तो आप फिर आए सुप्रीम कोर्ट की बात माने। प्लीज करेक्ट करें मोहतरम शामी साहब, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट भाई मेरे आप वापस तशरीफ लाएं, लाजमी आए। परवेज मुशर्रफ साहब वापस आए, अपने मुल्क में मामलात का सामना करें, मुकदमात लड़ें। हमें किस बात की गारंटी देनी है? बात करता हूँ, हम कोई गारंटी हम कैसे गारंटी दे सकते हैं? नहीं, हम आपसे गारंटी नहीं मांग रहे, लेकिन मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, अगर आप कहते हैं ना कि आए ये करें, तो जिस तरह नवाज शरीफ को फैसिलिटेट किया हुआ है, आजाद उसको छोड़ा हुआ है, क्या मुशर्रफ साहब को आप पकड़ के अंदर बंद करना चाहते हैं? उनको डिस्क्वालीफाई भी करना चाहते हैं, उनको इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लेने देना चाहते, उन पे मुकदमा भी आप कौन करना चाहता है? के बनाए हुए क्या कौन करना चाहता है? जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी को कत्ल कौन करना चाहता है? क्या आर्मी चीफ जो है वो दस्तूर तोड़ सकता है? प्रेसिडेंट आर्मी चीफ जिस दस्तूर का हलफ उठाता है उसको कौन रोकता है? ऐसा आर्मी चीफ जो है, देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे आर्मी चीफ को आर्मी चीफ ने मानते हैं, चले आपकी बात सही है, वो कौन सा आर्मी चीफ है? सस्पेंड किया, मानते हैं, गलत किया आइन को तोड़ा है उन्होंने, बताएं क्या उसको मुल्क वो फेस करें, बात सुने, नतीजा उसका भुगते। सर बात सुने, सर मेरी बात सुने, अगर आइन को तोड़ा है तो भाई मुकदमा का सामना करें आके, वह अदालत में बताएं, मुकदमे का सामना करें। नवाज शरीफ साहब भी नैब कोर्ट के सामने पेश हो रहे हैं, 90 दफा वो पेश हो चुके हैं, आप भी आके पेश हो। इस बात बताएं सर, उन्होंने अगर आइन सस्पेंड किया तो मुल्क का कुछ नहीं गया। अब आप मुझे बताएं कि जिसमें करप्शन की तो मुल्क का कुछ कैसे नहीं गया? भाई डॉक्टर साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर साहब अल्लाह का वास्ता, डॉक्टर साहब ये बात तो ना ये डॉक्टर अमजद साहब बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी अजीब बात करते हैं। जब भी मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं तो डॉक्टर अमजद साहब कहते हैं कि आइन तोड़ना इतनी बड़ी बात नहीं है, करप्शन करना बड़ी बात है। तारिक महमूद चौधरी साहब, आइन तोड़ना बड़ा जुर्म है या करप्शन करना बड़ा जुर्म है? देखिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़ा अफसोस सुनकर। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर साहब बड़े अच्छे, डॉक्टर साहब अच्छे आदमी हैं, मुशर्रफ के साथ लोग रहे, उनसे फायदे उठाए, सब लोग उनको छोड़ गए, ये नहीं छोड़ के गए, ये इनका क्रेडिट है। लेकिन नहायत एक ऐसी बात है जिस पर मुझे अफसोस है उनकी बात पर। इनके नज़दीक अगर आइन तोड़ना कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, मुल्क टूट जाते हैं आइन तोड़ने की वजह से, पाकिस्तान का नुकसान हुआ, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उलझा, पाकिस्तान को इसकी कीमत अदा करनी पड़ी, 70,000 लोग शहीद हो गए, पाकिस्तान में खुदकश धमाके शुरू हो गए, एक इलीगल, एक
एक कब्जागीर जो था, एक शख्स काबिज हुक्मरान था, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो उसके आइन तोड़ने से कोई नुकसान नहीं हो। खुदा के वास्ते ऐसी बातें ना करें, उनको डिफेंड जरूर करें। आपके साथी हैं, आपके कायद हैं, ये आपका हक है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्पेस दी, सुप्रीम कोर्ट ने उनके कागजात जो मुस्तरद हो गए थे उसको बहाल किया, मशरूत किया कि वो तशरीफ लाएं, आके फेस करें, उनके कागजात भी बहाल हो जाएंगे, उनको इलेक्शन लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट की श्योरिटी, सुप्रीम कोर्ट की गारंटी भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती तो फिर उनको तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से मिलेगा। दूसरी बात, नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो दोनों 2007 में पाकिस्तान में वापस आए, क्या उनको किसने गारंटी दी थी? क्या उनको किसने स्पेस दी थी? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आते ही दहशतगर्दी का सामना नहीं किया? 18 अक्टूबर को जिस दिन वापस आई, चंद घंटे बाद उन पर हमला हुआ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में रही और उन्होंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। 27 दिसंबर को उनकी शहादत हुई। आप कैसी बात कर रहे हैं? नवाज शरीफ के साथ और बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिला रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ को। पाकिस्तान के तमाम कायदीन ने, पाकिस्तान की तमाम सियासी कायदीन ने, ये काम वही कर सकते हैं जो सियासतदान हैं, जिनको अवाम में जाना है, जिनको हम जितना मर्जी बुरा भला कहते हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने अवाम में जाना है, तो वही वापस आते हैं अवाम के सामने, चाहे उनको स्पेस दी जाए या ना दी। खुरीदा अमजद, डॉक्टर जो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, काबिल एहतराम हैं, ये उनके साथ हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा के वास्ते बेनज़ीर भुट्टो के साथ, नवाज शरीफ के साथ और पाकिस्तान के ड्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ और वो लोग जो प्रोसेस में बिलीव करते हैं उनके साथ पाकिस्तान से बाहर हैं, तयश की जिंदगी गुजार रहे हैं, उसको नहीं छोड़ना चाहते। वो यहाँ से कमर दर्द के इलाज का बहाना करके गए थे, वापस आने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट जो है उनको कह रही है आप वापस आएं, और वो वापस नहीं है, तो अब कह रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। नवाज शरीफ ने, असफंद वली ने, पाकिस्तान के तमाम कायदीन ने हर मौके पर अपनी सियासी जिंदगी में मुकदमात का सामना किया है, अदालतों का सामना किया है, मुल्क से भागे नहीं है, जबकि ये पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया, इसी पर शामी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं और फिर डॉक्टर अमजद साहब का एक काउंटर नैरेटिव भी लेंगे। जरा उनको बोलने का हक है इस मामले पे, चाहे वो ये समझने में गलत ही क्यों ना हो या अपनी तरफ ठीक ही क्यों ना हो कि आइन तोड़ना बड़ा जुर्म है या करप्शन करना बड़ा जुर्म है। शामी साहब, देखिए जी, पाकिस्तान कहता है कि आइन तोड़ना सबसे बड़ा जुर्म है, रेप से बड़ा जुर्म कोई है? यानी हाई ट्रीजन है ये, इंतहाई गद्दारी। आप कोई दूसरा जुर्म इसके मुकाबले में है ही नहीं। और जो शख्स आइन तोड़ता है, जजों को गिरफ्तार करता है, उनको दरबदर करता है, उनको डिसमिस करता है, वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करता है कि ये जुर्म ही मामूली है, को खुदा खौफी करनी चाहिए। और आप आए, आप इस मुल्क के शहरी हैं, आप अदालत के सामने पेश हो, अपना मुकदमा लड़े, के लिए बरी हो जाएं, सियासत में ले हिस्सा, बिस्मिल्लाह, चश्मे में रोशन, दिले बादशाह। हमारा कोई जाति झगड़ा थोड़ी है इनसे। दुरुस्त। डॉक्टर अमजद साहब, आपने तारिक महमूद चौधरी साहब की बात भी सुन ली, शामी साहब की बात भी सुन ली, अब आप फरमाइए। मैंने जो लास्ट बात सुनी वो तारिक के आइन तोड़ने से दहशतगर्दी हुई और आइन तोड़ने से मुल्क टूटा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जब मुल्क टूटा तो उस वक़्त ये 73 का आइन बाद में आया, मुल्क उस वक़्त टूटा। भुट्टो साहब उस वक़्त इलेक्ट होके आए थे जब उन्होंने कहा था कि तुम उधर और हम इधर, और उस वक़्त पाकिस्तान दो लख्त हो गया था। वो एक जमहूरी हुक्मरान था, वो किसी डिक्टेटर ने, वो जनरल याया ज़रूर थे, लेकिन किसके कहने पे और किसने इनिशिएट किया। दूसरी बात यह कि जब 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी लगी, मैं भी उसको कंडम करता हूँ, मैं भी कहता हूँ ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्हें ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि जब आप किसी को सजा देना चाहते हैं, जब आप किसी का मुकाबला करते हैं, तो फिर आपको ये देखना है कि उस वक्त अगर आइन सस्पेंड हुआ फॉर कपल जो 2 या 3 महीने या जितनी देर, तो क्या उसमें दहशतगर्दी उस वक्त शुरू हुई? दहशतगर्दी, क्या उस वक्त कोई मुल्क टूटा? क्या मुल्क की इकॉनमी बैठ गई? क्या मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ? क्या किसी ने मुल्क के ऊपर हमला कर दिया? वो जो 2-3 महीने थे इलेक्शन के थे, उसके बाद तो एक जमहूरी हुकूमत आ गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून ने। इसका मतलब है कि आपके नजदीक आइन मुअत्तल करना बजाते खुद कोई जुर्म नहीं है, कि जो वाकयात हो रहे हो नहीं, जुर्म है, नो डाउट। नहीं, मेरी बात सुने, मैं ये कहता हूँ वो गलत है, नहीं होना चाहिए। जब आइन में लिखा हुआ है कि ये जुर्म है और नहीं होना चाहिए, तो मैं भी इसको जुर्म समझता हूँ, लेकिन
की मैं बात कर रहा हूं। जब आप कहते हैं कि जिसने आइन तोड़ा उसको तो फांसी दो, उसको बुलाओ, लेकिन बात यह कि उससे कोई उस वक्त नुकसान नहीं हुआ था। नुकसान तो अब मुल्क का हुआ जब 32 बिलियन से उठा के आपने 85 बिलियन कर्जे कर दिए, मुल्क को कर्जों के नीचे डुबो दिया, इकॉनमी तबाह कर दी, मुल्क का पैसा लूट के लंदन में और जगह जगह जायदादें बना ली। मकसद यह कि इस मुल्क को जो दिवालिया करने वाले हैं, मुआशी तौर पर कमजोर करने वाले हैं, मुल्क में अनारकी पैदा करने वाले हैं, क्या मुल्क का नुकसान इन्होंने किया? जमहूरियत से पहुंचा है। आपका कहने का मतलब है कि अमरीत से उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना जमहूरियत से पहुंचा। नहीं, मैं अमरीत आप सुने नहीं, उस वक्त आमरीत नहीं थी, उस वक्त भी PMLQ की हुकूमत थी, कोई आमरीत नहीं थी। उस वक्त भी वजीर आजम वहां बैठे थे, वजीर आला थे, सारा कुछ था उस वक्त। अच्छा, दूसरी एक और बात सुने, कि जो इस वक्त जिस जमहूरी हुकूमत की आजकल कहाँ है? तारिक साहब बात सुने जरा, तारिक साहब प्लीज। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे? शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो कहाँ हैं आजकल? जिस दिन उनका टेन्योर खत्म हुआ चला गया और कितने करप्शन करके गया पता है आपको? शौकत अजीज साहब के खिलाफ चला गया, गंदम का स्कैंडल आपको याद है? गंदम का स्कैंडल याद है आपको? इस तरह ना करें डॉक्टर साहब, देखें हम किसी और मौजू पर बात कर रहे हैं। तारिक साहब आप दूसरे की बात भी सुने, बताइए तारिक साहब मुझे बताइए पाकिस्तान की एयर स्पेस, एक बात सुनिए, पाकिस्तान की एयर स्पेस किसने दी थी अमेरिका को? पाकिस्तान पे अमेरिका की ग्राउंड फोर्सेस जाने की इजाजत किसने दी थी? मैंने दी थी, परवेज मुशर्रफ ने दी थी, या किसी जमहूरी को बनाने दी थी? यार मुझे बात बताइए तारिक साहब, ये जो बातें आप कर रहे हैं, कैसी तारिक साहब मेरी बात सुने ना, ये रिकॉर्ड है, ये तारीख मुझे जवाब देने दें तारिक साहब। ऐसा है ये। और मेरे भाई कह रहे हैं जी कि वो कौन सा क्यों लीग? आप बताएं कि पाकिस्तान में कोई शख्स वर्दी में सदर मुंतखब हो सकता है पाकिस्तान का? अगर तो पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है तो फिर मुशर्रफ साहब जो थे बिल्कुल जायज। तारिक साहब आप तो किसी की बात नहीं सुन रहे। ठीक, आप इस चैनल के जरूर वो इस चैनल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं सर, मैं जब आप बात करेंगे आप जर्नलिस्ट हैं और आप लेकिन बात तो करने देना भाई, मेरे भाई मुखातब करके कह रहे हैं बार मेरे भाई जवाब दे, मुखातब करके ना कहें। तारिक साहब, आप मुखातब करके डॉक्टर अमजद को एक लास्ट कमेंट देने दे, लास्ट कमेंट डॉक्टर अमजद साहब से ले लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम क्लोज करना है। हालांकि ये डिबेट बहुत नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, डिबेट हो रही है जी नहीं, अभी वो कह रहे हैं कि गंदम का जो है ना वो क्राइसिस आ गया, वो ग्राउंड फोर्सेस को दे दिया, ये क्या इमरजेंसी में हुआ? आप दो बातें करें, या तो ये आप टेन्योर टू टेन्योर मिलाएं कि उस 10 साल में क्या हुआ, अभी 10 साल में आपने क्या पाया और तब क्या खोया, या आप करें अभी आप